बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे जनाब। नया हफ्ता है, नया शो है, तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की, क्योंकि आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस शानदार इवेंट की बात करना। आपको बताएं कि एरन जो हार्डी हैं, उन्होंने कमाल कारकर्दगी दिखाई है। पेशावर ज़ल्मी की बात बाद में करेंगे, एरन हार्डी की पहले होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। और सबसे पहले तो मेरे ख्याल है अली इवेंट की बात कितनी शानदार जो इख्तितामी सेरेमनी थी वो थी, किस तरीके से समा बांधा गया। और पूरा PSL जो है ना, हमने शायकीन ने मिस किया कि हम स्टेडियम पे जाकर नहीं देख सके, लेकिन आखिरी जो मैच था ना उसमें कसर निकल गई। उसमें इंजॉय भी खूब किया, इंतजामात भी बड़े ज़बरदस्त थे और फिर क्राउड ने भी हक अदा किया। और पेशावर ज़ल्मी को देखें, 9 साल बाद दूसरी बार चैंपियन बन गई है। 130 रन का छोटा हदफ ज़ल्मी के बैटर्स ने बासानी 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम की बात करें तो वो आखिरी फाइनल मैच में कुछ खास कारकर्दगी क्या, बगैर खाता खोले ही 0 पर आउट हो गए। मैच से कबल PSL सीजन 11 की रंगारंग और दिलकश इख्तितामी तकरीब ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में नामवर गुलकारों ने परफॉर्म किया, अपने फन का मुजाहरा किया और मारूफ सिंगर अली अजमत ने सबसे पहले आवाज़ का जादू जगाया, जिस पर शायकीन झूम उठे। बाबर आजम ने PSL में सबसे ज़्यादा 588 रन बनाए, तो उसकी वजह से उन्हें हनीफ मोहम्मद कैप पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान है उनको मिली। और बाबर आजम ने बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी अपने नाम किया। हालांकि उनका ये कहना है कि वो जो कारकर्दगी दिखाना चाहते थे, जो तवक्कुआत उन्होंने खुद से बनाई हुई थी, वो नहीं इस पे अचीव कर सके। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बॉलर। ये कैसी बात है कि बाबर आजम का स्कोर ना भी हमें दिखाई दे रहा हो, लेकिन अवार्ड्स उनको मिल जाते हैं, रिकॉर्ड्स उनके बनते जा रहे हैं। दुआ है खास उनको। ये कोई डिफरेंट सी चीज़ है बिल्कुल। और जनाब, स्ट्रॉन्ग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उसकी बात करें तो सुफियान मुकीम को मिला, फरहान यूसुफ को फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला और ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला? शादाब खान को। और हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए हैं। ये है जी सारी सिचुएशन। बगैर किसी डिले के हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा कल फाइनल? सलीम खालिक साहब, जिस तरीके से ये फाइनल हुआ और हम कहेंगे कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो हुआ, लेकिन फिर भी वी फील फॉर द अदर टीम। हमें लग रहा था कि इतनी काविशों के बाद अगर वो टीम आई है, हैदराबाद किंग्समैन की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं फाइनल जीतने की हकदार भी ठहरी है। लेकिन परफॉर्मेंस डेफिनेटली मैटर करती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो शुरू में भी हम लोग यही बात पिछले दिनों कर रहे थे कि एक टीम जिसने थ्रू आउट पूरे इवेंट में तसलसल के साथ बेहतरीन परफॉर्म किया, वो थी पेशावर ज़ल्मी, जिसे एक शिकस्त हुई, बाद में आके बाकी नाकाबिले शिकस्त रही। वो बड़ा जबरदस्त उसने परफॉर्म किया और वो डिजर्व करती थी ये टाइटल। अगर हम किंग्समैन की बात करें तो वो तो पहले 4 मैच हारे थे, फिर उन्होंने कम बैक किया, बकिया मैच जीते, अपने 4 मैच जीते उन्होंने, तो बहुत अच्छा उनकी भी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर हम ये आप मुझे बोलेंगे कौन सी टीम ऐसी पूरे टूर्नामेंट में लगी जिसने थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म किया और टाइटल जीतना है डिजर्व करती थी, तो वो ज़ल्मी ही थी। मैच की जिस तरह हमें तवक्को थी कि बहुत सनसनीखेज होगा, जैसे सिलसिला वाला हुआ था, वैसा हो नहीं सका। बीच में थोड़ा सा मसला हुआ था, हालांकि मामूली हदफ का इनको दिफा ये ताक़ुब करना था, लेकिन 4 विकेटें जब 40 रन पे गिरी ज़ल्मी की तो लग रहा था मैच हाथ से निकल गया। लेकिन वही जिस तरह आया कि हार्डी की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही और उन्होंने इसको यकीनी बनाया कि मैच खत्म करके जाए। समद उनके साथ बहुत अच्छे खेली, दोनों की जो शराकत थी उसने फतह की। बिल्कुल जब 4-5 रन रह गए थे तो फिर समद आउट हुए थे, लेकिन नो डाउट थ्रू आउट बड़ा जबरदस्त अच्छा, किंग्समैन की अगर बात करें, फाइनल की मुताबिकत से परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आई, खासकर बैटिंग लाइनअप की, और उनका वो बैटर चला है जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला। साइम अयूब की बात कर रहा हूं। अगर हम देखें तो उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, लेकिन बाद में जो 19 रन पे 5 या 6 विकेटें उनकी गिरी, उससे सारी सूरत हाल चेंज हो गई। क्योंकि एक खिलाड़ी आउट हुआ, दूसरा भी होता रहा, प्रेशर में आ गए, 2 रन आउट भी उनके हो गए। जो एक तो जरा थोड़ा सा जो था रन आउट कौशल का, वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो बॉलर नाहीद उनके सामने आ गए थे, वो तो नॉट आउट देना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने उस चीज को नहीं देखा। फिर कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे उस्मान थे, वो LBW हुए, पहली नजर पे LBW लग नहीं रहा था, अंपायर भी बिल्कुल सपाट चेहरा लिए खड़े हुए, बहुत देर में एहसन रजा ने उंगली उठाई, लेकिन जब रिव्यू आया तो वो लग रहा था सारे रेड आए। चीजें इस तरह की थी। लेकिन
बैटिंग उनकी बहुत खराब रही, एक के बाद एक जो विकेटें गिरी उससे वो दबाव में आए। साइम अयूब कोशिश अपनी कर रहे थे, कोई एक प्लेयर भी उनका साथ देता, थोड़ा रुक जाता, कोई शराकत बनती तो ये लोग तकरीबन 170 रन भी बना लेते। तो जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की थी शुरू में मोहम्मद अली ने, तो लग रहा था कि मैच फंस सकता था। हाँ। लेकिन बात ये थी कि दिन था ज़ल्मी का, उनके कैप्टन बाबर आजम का, बैटिंग अच्छी नहीं कर सके। हम बात कर रहे थे, आपने बाबर आजम का जिक्र कर दिया, बाबर आजम की हम बात कर रहे थे कि अवार्ड्स और जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनके बन जाते हैं, बस जो मसला है ना कि उन्होंने जो स्कोर बनाना होता है वो नहीं बन पाता है। आखिरी मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस रही उस पर क्या कहेंगे? आखिरी मैच में बाबर ने 0 बनाए तो उस पर क्या कहूँ मैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 588 रन बनाए। देखिए कोई बड़ा प्लेयर होता है ना, उसकी निशानी यही होती है कि वो जितने रन बना ले, जितनी विकेटें ले ले, उससे मुतमईन नहीं होता, वो खूब से खूब तर की तलाश में होता है। तो 588 रन मैं आपको बताता चलूं, 11 एडिशन पीएसएल में हो चुके हैं, सबसे बड़ा स्कोर है ये 588 रन एक एडिशन में। फखर जमान ने भी इतने रन बनाए थे, अगर बाबर एक रन भी बना लेते तो फखर का एक रिकॉर्ड वो तोड़ देते। लेकिन वो कहते हैं ना कि उन्होंने बस एक हम्बलपन अपना जाहिर किया कि जी मैं तो। और सलीम साहब, ये जो शिकवा किया जाता है बार बार बाबर से, आपको लगता है कि ये उनके बड़ेपन की निशानी है? ये जो रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं, ये भी किसी दुआ का नतीजा ही हो सकते हैं कि रिकॉर्ड एक तरफ बन रहे होते हैं, दूसरी तरफ उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है? दुआएं तो जरूर है उनके साथ, तभी उनको इतनी इज्जत दी अल्लाह ताला ने। लेकिन अपनी मेहनत भी उनकी है, कोशिश करते रहते हैं हमेशा। परफॉर्मेंस पीएसएल में हमेशा उनकी अच्छी रहती है, पीएसएल में परफॉर्मेंस पे कभी सवाल ही नहीं उठते। सवाल उठते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस पे, खास तौर पर जब कोई आईसीसी का इवेंट होता है या एसीसी का इवेंट होता है, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उस पर सवाल उठते हैं। तो लेकिन अब एक स्टार्ट शुरू हुआ है, कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड किया है। अगले साल वर्ल्ड कप होना है वनडे का, क्या ही बात हो कि बाबर वहां भी 600-700 रन बनाए और पाकिस्तान को फाइनल तक लेके जाए, तो फिर इधर इनके सवाल उठते हैं, वो भी नहीं उठेंगे। अच्छा सलीम खालिद साहब, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है सुफियान मुकीम को, ओवरऑल कैसी कारकर्दगी दिखाई दी आपको पूरे पीएसएल में उनकी? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, 21-22 उन्होंने विकेट शुरू से ही परफॉर्म करते चले आए, वो कोई उनके दूर दूर तक नहीं था। बहुत अच्छे स्पिनर है और बहुत बदकिस्मत स्पिनर है। इनको एक तो बहुत कम पाकिस्तान के लिए मौके मिलते हैं, परफॉर्म भी करते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है, और जब स्क्वाड में आते हैं तो खिलाया नहीं जाता। किसी और लोग तो कहते हैं किसी और प्लेयर की जगह बनाने के लिए ऐसा होता है कि वो प्लेयर, शादाब खान में नाम ले लेता हूँ, लोग कहते हैं कि जी कोच के ब्लू आइड है वो, तो उनको इसीलिए सुफियान को दूर रखा जाता है कि ये परफॉर्म करेगा तो शादाब को हटाना पड़ेगा। तो ये अगर ऐसा है तो होना तो नहीं चाहिए। वैसे तो ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट तो शादाब को भी मिला है। मैं अगली बात वही आ रहा था। शादाब ने भी अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। लेकिन शादाब का भी वही मसला है जो बाबर का मसला है, जो उस्मान खान का मसला है कि पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये लोग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। सलीम खान साहब, इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्या रीजन है, क्यों ऐसे होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा होता है कि पीएसएल में परफॉर्मेंस सही रहती है, जब इंटरनेशनल जाते हैं तो फिर वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं, उसके पास भी नहीं आती वो वाली परफॉर्मेंस? रीजन ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और जो पीएसएल है, जमीन आसमान का फर्क है। पीएसएल एक डोमेस्टिक लीग है जो कि इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, लेकिन जाहिर है पूरी टीम ऐसी नहीं होती जिसको हम कह सकें कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास हरीफ टीम खेल रही है, प्रेशर कम होता है इसमें। पीएसएल के बारे में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसका मैच देखते हुए कम टेंशन होता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को हारना नहीं है तो सुकून होता है सबसे बड़ा इसमें। ये आपको इंटरनेशनल मैच देखें, वर्ल्ड कप का मैच देखें तो यही होता है यार हार ना जाए, ये ना हो जाए, इंडिया से ना हार जाए। यहाँ अपनी लीग है, 1.5 महीने बोर्ड भी खुश, बाकी सब भी खुश के चलो जो भी हारे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसे पाकिस्तान टीम का पड़ता है। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहा हो, कोई बॉलर हो चाहे कोई बैटर हो, जो भी खेल रहा है उधर का अलग प्रेशर होता है। जब आईसीसी इवेंट होता है तो हर टीम अपने बेहतरीन प्लेयर्स को लेकर आती है उस इवेंट में। बायलैटरल सीरीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम से अभी सीरीज अगर होनी है नेक्स्ट मंथ, तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर बिजी होंगे, इधर उधर वो नहीं आएंगे, फिर वो सीरीज एक होगी। फिर जैसे दूसरी सीरीज होती है बायलैटरल, अक्सर मेन प्लेयर उनके नहीं आते, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है तो उसमें क्रीम जितना टैलेंट है सब आता है। वहां की क्रिकेट का स्टैंडर्ड और होता है और प्रेशर भी और होता है।
प्रेशर असल चीज है, प्रेशर, क्योंकि ये सारे प्लेयर वर्ल्ड क्लास है, अपने अपने परफॉर्म करते ही इस मकाम पे आए हैं, लेकिन जब वहाँ एक अलग ही किस्म की बॉलिंग मिलती है, अलग ही किस्म का माहौल होता है, फिर मीडिया की सारे दुनिया की नजरें होती हैं, तो बिल्कुल ऐसा थोड़ा ही। सा अच्छा सलीम भाई, ये जो फाइनल मैच का अगर जिक्र करें तो ये एरन हार्डी को क्या हुआ अचानक से परफॉर्मेंस, और वो दोनों शोबों में यानी 4 विकेटें भी ले ली, स्कोर भी बना लिया, क्या हुआ? एरन हार्डी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 29 साल, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है, बिग बैश में अच्छा परफॉर्म करते चले आए, एक मैच में 93 भी इन्होंने गालिबन किए हैं अपने डोमेस्टिक मैच में, और अचानक नहीं है, पिछले मैच में भी इससे पहले उन्होंने 3 विकेटें ली थी, उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि 2 विकेट रन बनाइएगी, यहाँ उनको सिंगल हैंडेडली उन्होंने किया। बिल्कुल, यहाँ उनको मौका मिला अपनी सलाहियतों का असल इजहार करने का, जो खुलकर उनकी सलाहियतें सामने आई, और शुरू में इनको खिलाया नहीं था, जब से इनको चांस मिला तो पता चला यार ये हमने किसको बिठाया हुआ था, फिर उसके बाद मुसलसल वो खेले और परफॉर्म करते चले आए, और अपनी टीम को उन्होंने टाइटल भी जितवाया। सही। अच्छा सलीम खाई साहब, पीएसएल में सीजन 11 में कौन सा यंग टैलेंट, जिसकी हम वैसे बात भी करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ये टैलेंट जो है बड़ा कमाल सामने आया है, और फिर आप ये बात भी करते हैं कि डेफिनेटली फॉरेन से नेशनल टीम में जगह नहीं देनी चाहिए और फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं जब वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आगे चलकर हिस्सा बनना चाहिए हमारी नेशनल टीम का? देखिए, एक प्लेयर ऐसा है जो हम सबने देखा, आपने भी देखा, वो है हुनैन शाह। जिस तरह उसने हैदराबाद किंग्स में को मैच जितवाया था एलिमिनेटर 2, जो 6 रन आप बड़े से बड़े बॉलर को दे दे बॉलिंग, क्योंकि देखें आजकल जो हमारा मसला ये डेथ ओवर में बॉलिंग हमारे बॉलर से होती ही नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या पीएसएल हो, जब भी कभी कोई मैच आता है हमारे जो मेन बॉलर है वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा नौजवान जिसको इतना अभी तजुर्बा भी नहीं है, 6 रन का दिफा कर रहा है, ये एक बहुत ही गैर मामूली कारनामा था। वो जिस तरह की बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने यॉर्कर्स की, वो देख के लग रहा था कि यार इसमें दम है। उसके अलावा भी जब हमने उनको फील्ड में देखा तो थ्रू आउट हमें नजर आए कि उनमें एक एनर्जी थी, वो कुछ करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए। ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि उनको अगर मेहनत की जाए, उनको और इस तरह खेले, अपने डोमेस्टिक इवेंट्स वगैरह अपनी सलाहियतों को निखारें, तो वो आगे जा सकते हैं। बाकी मास सदाकत वगैरह जो है, ये सब भी अच्छे प्लेयर हैं, ये खेलते चले आ रहे हैं, डोमेस्टिक के अंडर 19 क्रिकेट वगैरह में परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। शामिल हुसैन शुरू में अच्छा आए थे 2 मैचों में, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा ये नहीं रहा। अगर आप मुझसे ये पूछे ना कि जी कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा सामने आया, तो मैं हुनैन शाह का ही नाम लूंगा। बाकी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यार ये पीएसएल से ये लड़का आया है, इसको बहुत आगे जाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वो रेडी है। बिल्कुल। अच्छा, ये सीजन 11 की बात करते हैं। वैसे तो खित्ते की जो सूरत हाल है उसने असरअंदाज किया है, और हम जो मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं उसने भी असरअंदाज तो किया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कल हमने देखा कि जो फाइनल देखने के लिए जब इजाज़त मिली हुई थी तो क्राउड पूरी तरह से आया हुआ था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, मोहसिन नकवी साहब खुद मौजूद थे। तो कैसा इवेंट हुआ ये? एक्सीलेंट। सबसे बड़ी कामयाबी यही थी पीएसएल की। कल जो था, जो जिस तरह से इख्तितामी तकरीब हुई और जिस तरह मैच का इनेकाद हुआ, जिस तरह हजारों लोग मैच देखने के लिए आए, जिस तरह उन्होंने एंजॉय किया, ये एक ऐसा चीज थी जो आप कह सकते हैं टूर्नामेंट का खुलासा। क्रिकेट से बढ़कर ये सारी चीजें थी कि पाकिस्तानियों ने किस तरह से एंजॉय किया मैच को, जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ, आपने दूसरी चीजें देखी, मैंने लोगों से बात की, मैंने जो फुटेजेस देखी, तो हर बंदा खुश खुश स्टेडियम आ रहा था और अपने मैच से भी एंजॉय कर रहे थे। टिकट्स के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि इतना बड़ा शहर लाहौर, इर्द गिर्द भी दूसरे बहुत सारे मकामात, हर आदमी की ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैच देखने जाए, लेकिन 33-34 हजार लोग आ सकते थे, सबको मौका मिल नहीं सकता था। ये फिर भी जो भी लोग आए उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बहुत जबरदस्त माहौल था, और यकीन माने टेलीविजन पे मैच देखते हुए बड़ा फख्र भी महसूस हुआ बीइंग पाकिस्तानी के। शुक्र है अल्लाह का कि हमारे मुल्क में इतनी रौनकें हैं कि इतना जबरदस्त एक फेस्टिवल टाइप की चीज हुई, और
बड़ा सिक्योरिटी और अल्लाह इंतजाम करे कि ये इसी तरह कायम रहे ये रौनकें भी बिल्कुल। हमारे मुल्क की। वैसे कोशिशें बड़ी की जाती हैं कि इनको सबताज किया जाए, लेकिन सलीम खालिद साहब ये कितनी खुशाइन चीज़ थी, डिफरेंट जगह से इंटरनेशनल प्लेयर्स और इतने बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान आए और बड़ा स्मूथली ये इवेंट हुआ। जिस तरह अली ने बात की कि शायकीन का शिकवा था लेकिन वो दूर हो गया आखिरी मैचेस के अंदर, ये कितनी अच्छी और कामयाबी की बात है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ आए और उन्होंने खेला और परफॉर्म किया। बहुत जबरदस्त बात है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलियंस कितने सारे आए। जी। आप देखिए डेविड वार्नर भी, लबोशैन भी, मैक्सवेल भी और स्मिथ थे, कितने सारे आए प्लेयर्स जो यहाँ आके खेल कर परफॉर्म करके गए। हालांकि ऑस्ट्रेलियंस के बारे में तो आपको पता है कि वो डरते ज्यादा है, हमारे जैसे जब कोई इधर आते हुए आए वो आए और चले खेल के तो चले गए, लेकिन एंजॉय कितना किया उन्होंने और कमिटेड कितने थे। मैंने संडे को कॉलम भी लिखा था एक ऑस्ट्रेलियन के आंसू, वो अगर आपको मौका मिले आप पढ़िएगा। उस शहर के बारे में यही बात लिखी थी कि यार हम तो कहते हैं कि यार ये गोरे हैं, इनको पैसे दो, आके खेलेंगे चले जाएंगे, लेकिन वो बंदा जिस तरह मैच खत्म होने के बाद रो रहा था, उससे ये कल के मैच से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके लिए वो सेमीफाइनल ही बनता था। तो वो किस तरह से उसकी कमिटमेंट नजर आ रही थी कि वो बंदा इतना कमिटेड है अपनी टीम के साथ कि उसकी टीम जीती तो वो रो रहा है। ऑस्ट्रेलियन उसको क्या पड़ी है, उसको तो हारे जीते पैसे मिलेंगे, चले जाएगा घर अपने। लेकिन ये हमारी लीग की कामयाबी है कि हम यहाँ बुलाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, मलाई टिक्के और ये उनसे सीखना भी हमारा। ये बात सही कर रहे हैं आप। तो ये बहुत अच्छा मुझे एक तो सलीम भाई वैसे हमें उनसे सीखना भी चाहिए कि खेल जब भी आप खेलते हैं, जिस भी टीम के साथ खेल रहे हो, आप पूरी तरह से उस टीम का हिस्सा रहें और उसको महसूस करें, तभी आप अच्छा खेल पाएंगे। अब सीजन 12 के लिए क्या देख रहे हैं आप? आईपीएल में आपको ये चीज नजर नहीं आती। आईपीएल में लोग पैसे पकड़ते हैं अपने चले जाते हैं, वहां क्रिकेट आप देखते हैं क्या हो रहा है, 250-250 रन चेज हो जाते हैं, क्या क्रिकेट है। यहाँ बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 1 ओवर में 6 रन का दिफा भी होता है। ये हमारी लीग की कामयाबी है कि यहाँ क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। सीजन 12 की आपने बात की, तो आई होप इससे भी और अच्छा होगा, और इंशाल्लाह जब भी होगा तो उस वक्त क्राउड सारे मैचों में आएगा। जब सब मैचों में क्राउड आएगा और मुख्तलिफ मकामात पर होंगे मैच, तो एक जबरदस्त माहौल और अच्छा बनेगा। मोहसिन नकवी साहब को मैं दाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस इवेंट का बहुत कामयाब इनेकाद कराने में उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। ना सिर्फ क्रिकेटिंग लिहाज से, बाकी जो सिक्योरिटी और दूसरे अरेंजमेंट है उसके हिसाब से भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लुक आफ्टर किया, देखा, जिसकी वजह से इस दफ़ा बहुत अच्छा इवेंट मुनक्किद हुआ। और जिस तरह का उनका विजन है, लगता है ऐसे अगला इवेंट और अच्छी तरह से कराएंगे वो इंशाल्लाह। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। PSL सीजन 11 की हम बात कर रहे थे, जो फाइनल जो उसका था, क्या ज़बरदस्त पूरा टूर्नामेंट रहा है, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी का उन्होंने जिक्र किया। सलीम खालिद साहब ने बिल्कुल इस स्मूथली इस इवेंट को अरेंज कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और ख़ास तौर पर शायकीन कल उनके बड़े शुक्रिया अदा कर रहे थे, और मोहसिन नकवी साहब लाहौर वालों का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने स्टेडियम फुल किया और जिस तरीके का जोश था, और जो हमने मैचेस देखे वो बड़े ज़बरदस्त। लाहौर वाली बात नहीं आप जाने देती। सारा क्रेडिट हमने लेना होता है लाहौर वालों ने। राइट, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। जब कोई नई कहानी आने से पहले ही इतनी डिस्कशन में आ जाए तो समझ जाइए कि कुछ खास जरूर आने वाला है। जी हाँ, और ऐसी ही एक नई और इंतहाई मुतवक्किल पेशकश लेकर आ रहा है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट राजा लंदन का के साथ। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट मुसलसल अपनी मेयारी प्रोग्रामिंग से नाजरीन को एंटरटेन कर रहा है, और अब एक और ब्लॉकबस्टर ड्रामा स्क्रीन पर आने को तैयार है। बेहतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी, मजबूत कहानी और सुपरस्टार कास्ट के साथ राजा लंदन का एक नया मेयार कायम करने की तैयारी में है। जी हाँ, और इस ड्रामे की सबसे खास बात एक नए नौजवान और वर्सेटाइल टैलेंट का मरकजी किरदार में नजर आना है। हम बात कर रहे हैं समर जाफरी की, जो अपनी हकीकत से करीब अदाकारी और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचाने जा रहे हैं। इस ड्रामे में एक पावरफुल और इंट्रीगिंग किरदार के साथ सामने आ रहे हैं। और जनाब, जैसे ही इस ड्रामे का टीजर रिलीज हुआ है, सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स और चर्चा है। आइए कुछ झलकियां देखते हैं। किस्मत के धोखे पर तकदीर का चौका, हजारों इल्जाम, गलियों ने दिया उसे एक ही नाम, चोर, लुटेरा, धोखेबाज। वो बाजार जहां इज्जत, नाम और बचपन तक बिक जाते हैं,
वो वहीं खड़ा है जहां लोग झुक जाते हैं। अंधेरों ने पाला है उसे, रोशनियों से अभी हिसाब बाकी है। ज़बरदस्त म्यूज़िक और ज़बरदस्त एक्टिंग। समर जाफरी एक नए अंदाज में नज़र आ रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा। जल्द देखिए राजा लंदन का सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की धरती को हमेशा से पहलवानों की सरजमीन कहा जाता है। ये वो खित्ता है जहां ताकत, हिम्मत और पहलवानी की दास्तानें आप नस्ल दर नस्ल सुनते चले आ रहे हैं। और चाहे वो रिवायती कुश्ती हो या जदीद खेल, पंजाब के जवानों ने हमेशा अपने जोरे बाजू से मुल्क का नाम रोशन किया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी धरती के दो बासलाहियत और बाहिम्मत सपूत, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अज़्म से पहलवानी और रस्साकशी में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। जी, हम बात कर रहे हैं यासिर अब्बास अवान और बिलाल हुसैन अवान की, जिन्होंने नेशनल टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप 2026 में रस्साकशी के मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त यासिर और बिलाल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है और आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले यासिर आप बताएं, हम तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई मुबारकबाद देंगे पूरी कौम की तरफ से आपको गोल्ड मेडल्स के लिए। इस जीत पर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जीत तो ज़ाहिरी बात है कि एक बहुत खुशगवार लम्हा होता है हर स्पोर्ट्समैन के लिए, वो किसी भी सतह पे हो। तो क्योंकि एक मेहनत करके स्पोर्ट्समैन आया होता है, जब वो जीतता है और स्पेशली वो जब एक गोल्ड मेडल हासिल करता है तो उसका जो यादगार लम्हे होते हैं वो सारी ज़िंदगी इसको याद है। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, आप बताइएगा कि कितनी इसकी तैयारी थी और किन किन पहलुओं को ज़ेर गौर रखना पड़ता है, क्योंकि टग ऑफ वॉर तो मेरा ख्याल है कि इस धरती पर मौजूद हर सपूत कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में खेल ही चुका है। जी, ये आपको पता है कि स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की फेमस तरीन गेम है टग ऑफ वॉर। तो माशाल्लाह इसकी ट्रेनिंग तो पूरा साल चलती है, लेकिन ये लास्ट 2 मंथ हमका जो ट्रेनिंग कैंप है हमारे उस्ताद मोहतरम ममून अफजल भट्ट साहब की ज़ेर निगरानी रहा है। तो माशाल्लाह हमने दिन रात अनथक मेहनत और अल्लाह पाक के करम से ये गोल्ड मेडल जीता है। तो इसमें हमारी पूरी टीम का जो है ना वो रोल है। सब ने एक जान हो के दिन रात हमने मेहनत की और अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़तों से नवाजा है। बिल्कुल, और ये टीम वर्क ही है। यासिर आप बताएं कि बज़ाहिर तो हमें देखने में बड़ा आसान सा खेल लगता है ये रस्साकशी, और हम सब खेलते भी आए हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, लेकिन जब प्रोफेशनल लेवल पर इसे आप खेल रहे होते हैं तो कितनी टफ इसकी ट्रेनिंग होती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है इस खेल के लिए, और ख़ास तौर पर ये कि जो नेशनल लेवल की जो सहूलियात हैं और जो कोचिंग है वो पाकिस्तान में मैसर है आप लोगों के लिए? जी, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़ाहिरी बात एक टेक्निक है, हर स्पोर्ट्स की एक अलग-अलग टेक्निक होती है। तो स्पेशली जो हमारी टग ऑफ वॉर है इसका वर्कआउट जो है हमारा तकरीबन 4 घंटे का होता है। जो जिम ट्रेनिंग है हमारी, पावर ट्रेनिंग है, उसमें हम पावर ट्रेनिंग करते हैं और साथ जो है वो टग ऑफ वॉर की मॉर्निंग में और तकरीबन 4 घंटे ही हम जो है ना इवनिंग में ट्रेनिंग करते हैं। तो काफ़ी टफ़ ट्रेनिंग है हमारी, ये आसान नहीं है, क्योंकि हर टीम ने, हर जो खेलने वाला आया उसने अपनी बेस्ट दे के आना है कि मैं जीत के लिए आता है। तो हमारे मुल्क में क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिवाइवल हमारी स्पोर्ट्स का जा रहा है, ख़ास करके हमारी गेम में। तो इनमें हमारे कोचेज़ मलिक इमदाद साहब जो हैं वो पाकिस्तान रेलवे से, उन्होंने एक नर्सरी जो हमारी प्रोड्यूस की है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलती है और हमारे जो डिपार्टमेंट है उनको ज्वाइन करती है, और इनमें से अच्छे लड़के जो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होते हैं। राइट। अच्छा बिलाल, आपको क्या लगता है किस मकाम पर खड़ा है पाकिस्तान अगर टग ऑफ वॉर की बात की जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सरहदों तक महदूद नहीं है, इट्स इंटरनेशनल गेम और बहुत सारे मुल्कों में इसको खेला जाता है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस मकाम पर मौजूद है?
अच्छा, ये माशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पाकिस्तान की टग ऑफ वार की टीम है, हम लास्ट इंडो पाक के 2 दफ़ा के गोल्ड मेडल हैं। जो पीछे इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था वहाँ से भी हम गोल्ड मेडल लिया था और फाइनल में इंडिया को हराया था, और उससे पहले 2014 में भी इंडिया को हराया था। तो अभी वर्ल्ड बैट गेम में लास्ट हमारी टीम गई थी, वहाँ पे भी हमारी अच्छी पोजीशन रही। हालांकि आपको पता है कि हमारी सहूलियात और जो वर्ल्ड लेवल की स्पोर्ट्स की सहूलियात हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे जाके बड़ा अच्छा हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, जिसमें हम थोड़ा तवज्जो दिलाना चाहेंगे अपने स्पोर्ट्स के इदारों को कि टग ऑफ वार की वाहद टीम है जिसमें हम साउथ एशिया, एशिया और वर्ल्ड में आसानी से मेडल ले सकते हैं। लेकिन इस खेल में हालांकि ये बड़ी टेक्निकल गेम है तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में इंटरेस्ट शो नहीं किया जाता। अच्छा। अभी जैसे कि मैं पाकिस्तान रेलवे से हूँ तो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बिल्कुल मसलन के डेड हो रहा है, यानी कि मुश्किल हालात तो मुल्क में रहे हैं शुरू से, तो स्पोर्ट्स तो चलती रही है ना, हर अदारा चलता रहा है। तो इसमें अभी हम अपने जो मिनिस्टर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रा हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे तवज्जो दें और देखें कि कितनी मुश्किलात में हम सर्वाइव कर रहे हैं स्पोर्ट्समैन। और अभी जो हमारा कैंप लगा है इसमें भी बहुत ज़्यादा हमने मुश्किलात देखी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है फाइनल मैच गोल्ड मेडल जीता और वापदा की टीम को हरा के हमने, जो कि एक बड़ी सहूलियात उनको दी जाती हैं, तो वहाँ से हमने उनको जीत के और गोल्ड मेडल जीता है। राइट, ज़बरदस्त। यानी कि कोई भी मुश्किल आपके आगे नहीं आई, आपने परफॉर्म किया और आपने गोल्ड जीता। अच्छा यासिर, जिस तरह से बिलाल बात करें, शिकवा करें, वो जायज़ है, वो बनता भी है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिल सका वो मकाम रस्सा कशी को पाकिस्तान में जो मिलना चाहिए? बेसिकली इसमें तो है ही ये गेम, जिस तरह बिलाल ने कहा, टेक्निक सी गेम है, और अगर आपके पास टेक्निक्स हैं तो आप बिल्कुल बहुत सारी जगहों पर जाकर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और पाकिस्तान के नाम बहुत सारे मेडल्स कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत और जो इदारे हैं वो इसको मज़ीद फ़रोग देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि किसी भी स्पोर्ट्स के लिए कोई भी बच्चा या कोई भी उसमें आता है ना, तो वो उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है कि इसके बारे में हमारा फ्यूचर कल को क्या होगा। तो वो ये है कि अच्छी जॉब मिलनी चाहिए स्पोर्ट्समैन को, किसी भी अदारे में मिलनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए ताकि वो स्पोर्ट्समैन उसमें अपना सारा सर्कल जो है ना सर्वाइव कर सके। दूसरा ये है कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में आजकल स्पोर्ट्स हो रही है ना, वो हमारे मुल्क की समझ ले रीढ़ की हड्डी है। उधर से लड़के, बहुत लड़कियां निकल रही हैं और पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक अच्छा सीन है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारी स्पेशली जो हमारी टग ऑफ वार गेम है, ये स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बहुत आम है। तो इसमें से लड़के आते हैं तो वो आके पूछते हैं कि सर हमें जॉब मिलेगी। जब जॉब का मामला आता है ना, तो फिर उसमें आप देखते हैं कि वो कितने लोग रह जाते हैं, कितने फिर चले जाते हैं। लेकिन यासिर, इसमें एक बात तो ये भी है ना कि जो खेल बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं होते उनमें जगह भी ज़्यादा आपको मिल जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान रेलवे पुलिस से है। मेरी टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि नेशनल में गोल्ड हुई है। मेरे साथ जो है वो मेरे कलीग, क्योंकि हमारी मिक्स की टीम थी, 4 लड़कियाँ और 4 लड़के थे, तो उसमें पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जो फीमेल थी उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मिल के मेहनत किया, टफ ट्रेनिंग किया और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किया उन्होंने। क्योंकि उनका नाम लेना मेरा लिए इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मिलके मेहनत की और तब ठीक है। जगह से पहुंचे। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक बार फिर से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपके मशकूर हैं, आपने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। यासिर और बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम बात करेंगे फलों के बादशाह की। जनाब, मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया को जिस तरीके से अपने लपेट में लिए हुए हैं, और उससे इंसान, चरिंद परिंद और फसलें मुतासर हैं। जो फलों का बादशाह है आम, उसका सीज़न आ रहा है और आम तौर पर अगर हम देखें तो मई के पहले हफ्ते में आम मार्केट्स में नज़र आने लगता है। रवा सीज़न 25 लाख टन पैदावार एक्सपेक्ट की जा रही है और 80,000 से 1 लाख टन आम बरामद होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे जो नुमाइंदा मुल्तान है हामिद चौधरी, उनसे मज़ीद बात करते हैं। हामिद,
बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि क्या तफसीलात हैं आम की फसल के हवाले से आपके पास। हम लोग तो बड़े एक्साइटेड हैं कि मई के फर्स्ट वीक में वैसे ही मार्केट्स में आ जाता है, कितना टाइम लगेगा इस बार? जी बिल्कुल, जैसे ही मुल्तान का नाम लेते हैं तो गर्मी के साथ साथ आम भी हर शख्स के जो है याद आते हैं, क्योंकि मुल्तानी आम जो हैं इतने मीठे होते हैं, इतने रसीले होते हैं कि हर शख्स को मुल्तान जैसे ही गर्मी आती है तो उसके साथ आम भी याद आते हैं। क्योंकि मुल्तान जो है वो आमों के साथ साथ सोन हलवे के साथ भी बड़ा मशहूर है, क्योंकि मीठे लोग हैं तो मीठी चीज़ें यहाँ की बड़ी मशहूर हैं। हमारे साथ साइंटिस्ट मौजूद हैं, आज बात करेंगे मैंगो की प्रोडक्शन के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, और जो मुल्तान में ज़ालाबारी हुई उससे कितना नुकसान हुआ, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद हैं। आतिफ साहब से बात करते हैं, एक्सपर्ट हैं ये मैंगो के। आतिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा मैंगो की जो प्रोडक्शन है वो कितनी है? सर ओवरऑल पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की जो प्रोडक्शन है तकरीबन 17,000 मेट्रिक टन के करीब इसकी प्रोडक्शन है, और इसके एरिया की बात करें तो 1,59,000 हेक्टेयर पे पाकिस्तान में आम काश्त किया जाता है। और इस हवाले से आपको एक्सपोर्ट के मुतालिक भी बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने फार्मर्स को अलाउ कर दिया है कि वो 1 जुलाई से आम एक्सपोर्ट के लिए भेज सकते हैं। तो इस साल अंदाज़ा है कि कोई 1,160 मेट्रिक टन आम जो है ना वो बाहर भेजा जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस दफ़ा ज़ालाबारी भी हुई, आंधियाँ भी आ रही हैं, इससे आम को कितना नुकसान हो रहा है? सर पहले तो आज से 10-15 दिन पहले जो ज़ालाबारी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, और कभी 2-3 दिन पहले जो मुल्तान में आंधी चली है उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और इसके अलावा कीड़े और बीमारियों की वजह से भी नुकसान। लेकिन ओवरऑल जो अगर बात की जाए तो हमारे इस साल जो आम की प्रोडक्शन है वो एवरेज रहेगी, इतनी अच्छी पैदावार हम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि एक तो ज़ालाबारी, मौसमियाती तब्दीलियाँ, कीड़े मकोड़ों का हमला और आंधियों की वजह से हमारी फसल का कुछ हिस्सा ज़ाया हो चुका है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ज़ाया हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि किसानों को करनी चाहिए जिसकी वजह से आम की प्रोडक्शन मज़ीद बेहतर हो जाए, आम एक्सपोर्ट के काबिल हो जाए, क्योंकि हमारे आम जो एक्सपोर्ट का लेवल है वो बहुत कम होता है, बहुत कम आम की मिकदार होती है जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी बेहतर करने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? जी, क्वालिटी को बेहतर करने के लिए यही है कि अगर हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो बागबान हजरात को चाहिए कि फल की तुड़ाई से कबल 8 से 15 दिन पहले बाग की आबपाशी रोक दें। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे हालात में आप पौधे की शुमाली तरफ जाके देखें, अगर वतर हालत महसूस हो तो पानी ना लगाएं, अगर आप वतर खुश्क महसूस हो तो फिर आप पानी लगा दें। पानी का जो इंटरवल है वो 10 से 15 दिनों के बाद लगाते हैं, लेकिन जब आपने आम के फल की तुड़ाई करनी है, पुख्तगी पे पहुंच जाए, तो 10 से 15 दिन पहले आम की तुड़ाई के लिए पानी रोक देना है। इससे ना सिर्फ फल की क्वालिटी बढ़ेगी और आपके अच्छे रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा, और आपके बाग के एक्सपेंस जो है वो भी कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, ये मैंगो के एक्सपर्ट थे। मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में मैंगो एक्सपोर्ट करने के लिए कोई खातिर खां इकदाम नहीं किए जाते। पाकिस्तान की अगर प्रोडक्शन ओवरऑल बात करें तो 20 लाख मैट्रिक टन होती है, जिसमें से 17 लाख जो है वो सिर्फ पंजाब पैदा करता है। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए किसानों को वो मराद, वो सहूलियात नहीं दी जा रही अभी तक, जिसकी वजह से मैंगो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता, पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला नहीं मिलता। होना तो ये चाहिए था कि मैंगो एक्सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम एक्सपोर्ट हो, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला मिलता, बल्कि साथ साथ जो किसान हैं, जो बदहाली का शिकार हैं किसान, जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, उनकी भी बेहतरी हो जाती है, उनको भी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। क्योंकि जब एक्सपोर्ट आम होता है तो किसानों को बहुत ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको अच्छी अमाउंट्स मिलती हैं। तो इसके साथ साथ जो ज़ालाबारी हुई उसमें मुल्तान के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, जैसे कि बनबोसन है, नवाबपुर है, इसके अलावा मत्ती तल है, कादिरपुर राह है, इस साइड को ज़ालाबारी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। वहाँ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कम होगी, लेकिन बाकी जो मुल्तान डिवीज़न है, जो मुल्तान रीजन है, उसमें आम की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर। राइट आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, हामिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। उसके साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर हमें जो मौसमियाती तगय्युरात नजर आते हैं उससे कोई भी नहीं बचा हुआ, बल्कि जो बादशाह है फलों का इस वक्त वो भी उसकी ज़द में है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो जी। टॉप ऑफ द आवर हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने लगे हैं। सबकी ज़िंदगियों से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है क्योंकि रोड पर जैसे ही हम निकलते हैं ट्रैफिक और उसकी रवानी का हम हिस्सा बन जाते हैं। और याद रखें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी सिर्फ कानून नहीं है बल्कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। लाहौर जैसे मसरूफ़ और बड़े शहर में जहाँ रोज़ाना लाखों गाड़ियाँ सड़कों पर रवा दवा होती हैं, वहाँ ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखना भी एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर हिकमत अमली और अवामी आगाही के ज़रिए बेहतरी की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं और वो दिखाई भी दे रही हैं। इसी हवाले से आज हमने बात करनी है और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी साहब। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी प्लीज़। शराजी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने चार्ज अभी संभाला है। कैसा लग रहा है लाहौर आकर? जी बड़ी अच्छी फीलिंग है। मैं चूँकि फ्रॉम लाहौर से हूँ तो बड़ी अच्छी फीलिंग है और बहुत चैलेंजिंग भी है बिकॉज लाहौर की ट्रैफिक आपको पता है कि इट्स अ बिग चैलेंज और जो है वो लीडरशिप की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि अवाम की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ट्रैफिक को बहुत बेहतर किया जाए। तो इंशाल्लाह वी कमिंग अप विद सर्टन मेजर्स के हम इसको बेहतर करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी आपको रोड्स पे बेहतरी नज़र आएगी। जी इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से हमने अभी आपने भी जिक्र किया कि चैलेंजिंग है लाहौर जैसे शहर की जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसमें सबसे बड़े मेजर चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं कि हैं? और दूसरा ये कि क्या जो ट्रैफिक पुलिस की जो नफरी है वो उन चैलेंजेस से निमटने के लिए काफ़ी है, उतनी है जितने ये चैलेंजेस हैं? जी मैम, पहले तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करूँ कि जिस तरह मैडम सीएम का एक महफूज पंजाब का एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक कॉम्पोनेंट महफूज रोड्स भी हैं। महफूज रोड से मुराद ये है कि अगर आप रोड्स पे ट्रैवल करें तो आपका जो सफ़र है वो महफूज हो, उसमें वक्त की किसी किस्म की आपको दिक्कत ना हो और आप टाइम पे पहुंच जाएं और आप डिग्निटी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये आपके लिए शायद थोड़ा सा अलार्मिंग हो कि इवन लाहौर के अंदर कत्ल से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मैं पिछली जिस फील्ड असाइनमेंट में भी था वहाँ पर मर्डर्स से 1.5 गुना लोग जो हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जाँ बाक होते थे और तकरीबन 3 गुना लोग थे जिनको लाइफ ऑल्टरिंग या लाइफ चेंजिंग डिसेबिलिटीज़ या उनको इंजरीज हो जाती थी। इसलिए ट्रैफिक को आपको बहुत संजीदगी से लेना पड़ेगा। इसके जो मसाइल हैं, इस तरह आपने बात की, बहुत सारे मसाइल हैं ट्रैफिक के हवाले से। उसमें कुछ इन्फोर्समेंट की है, कुछ रेगुलेशन के हैं, कुछ आवाम को अवेयरनेस की हैं, जिसमें मैं आपका फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे शो पे मदऊ किया ताकि हमारा जो पैगाम है वो आवाम तक पहुँच सके। एट दी वेरी आउटसाइड अभी जो हम लोगों ने काम किया, आपने देखा होगा कि हमारी जो मसरूफ़ तरीन रोड्स हैं, जैसे आपकी माल रोड है, आपकी मेन बॉलीवुड है, आपकी जेल रोड है और आपका कनाल है, इसके ऊपर अक्सर आप और हम भी ट्रैफिक में अगर कंजेशन हो जाए तो घंटों हम वहाँ पर फंस जाते हैं। और मैन आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपका जो एक फैक्टर है, उसको कैटर टू करने के लिए अभी हम इनको मॉडल रोड्स डिक्लेयर कर दिया गया है मैडम सीएम के विजन के मुताबिक। और इनमें अभी हम सबसे ज़्यादा सख्ती जो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं और एजुकेट कर लोगों को वो ये है कि आपकी मोटरसाइकिल्स और जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है वो लेफ़्ट मोस्ट लेन में रहे। ये हमारी लास्ट संडे से ही ड्राइव शुरू हुई है जिसमें हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के ज़रिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मीडिया टॉक्स के ज़रिए लोगों को बता भी रहे हैं और इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। और जैसे बेसिक प्रिंसिपल एनफोर्समेंट का कि जी इट्स नॉट द सिवियरिटी ऑफ द सैंक्शन, इट इज़ द सर्टेनिटी ऑफ द सैंक्शन। अगर आपको पता हो कि भाई ये नहीं कि मुझे 2 रुपये का या 4 रुपये या 10 रुपये का चलान होगा, लेकिन आपको पता हो अगर मैं करूँगा तो मुझे डेफिनेटली मुझे सैंक्शन मिलेगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों में ये एहसास। अच्छा, वैसे ये चीज़ आप लोगों ने अच्छी तो की है, लेकिन वो उसकी जो फ़ाइन की जो अगर बात करें तो वो इतना बढ़ा दिया गया कि कुछ लोगों की सकत से भी 2000-5000 तक भी चला गया। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि वाकई इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ ये जो सिग्नल फ्री किया है इस पर भी बहुत एहतजाज किया जाता था जब ये शुरू में करवाया गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि अब ट्रैफिक की रवानी, कोई भी त्यौहार हो, किसी किस्म की भी जो है ना आपको एहतजाज मिल रहा हो, तो आपको वो रवानी नज़र आ रही है। तो कुछ पॉलिसीज़ तो इस तरह की हैं जो इनिशियली अगर लोग नहीं भी समझ पा रहे होते तो लेटर ऑन उनको समझ
समझ आ जाती है। जी ये बिल्कुल, आप किसी भी महज़ब माशरे में देख लें, अगर आप यूरोप में जाएं तो आपको मतलब चालान जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स में होते हैं वो स्पीडिंग के ऊपर। जहाँ पर डेली वेज जो है प्रॉब्ली 8 पाउंड, वहाँ पर अगर वो 200 पाउंड का आपका हो जाए तो आप खुद मैथ से इसका कर लें। आपने कल देखा PSL 11 का फाइनल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड शायकीन है, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तानी और लाहौरी क्रिकेट के बड़े शौकीन बहुत शौकीन है, बिल्कुल। और रात के 2 बजे तक हम लोग रोड्स पे थे और सारी लाहौर पुलिस साथ मिल के, और कहीं पर भी ट्रैफिक कंजेशन ना फिरोजपुर रोड पे जहाँ भी पार्किंग्स थी वो हम लोगों ने रेगुलेट इस तरह की कि वहाँ पर कहीं पर भी नहीं हुई। तो आपकी बात ठीक है, जब सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बने तो लोगों को, या सिग्नल फ्री बने तो वहाँ पर लोगों को थोड़ा सा था, लेकिन अब उनको इसका जो विजडम है वो समझ आ गई कि बेसिकली तो जो कम्यूटर्स हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए ये बनाए गए हैं कि लोग जो हैं वो स्मूथली अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद आई वुड से कि देयर सर्टेन इश्यूज, इन्फोर्समेंट, रेगुलेशन, हमारे कुछ एटीट्यूडनल चेंजेस भी आने, आप में मेरे में भी आने वाली हैं कि हमें वो, और कुछ रोड इंजीनियरिंग के भी मसाइल हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जिस पे हम मिल के रेलेवेंट अथॉरिटी के साथ मिल के हम उनको बता रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स, और वो चीज़ों को कर भी रहे हैं, ऑल्टर भी कर रहे हैं इसको। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि मैडम CM का एक जो विज़न है उसके तहत हम देखते हैं डेफिनेटली हमें सड़कों पे अब पहले से अब बहुत फ़र्क दिखाई देता है। पहले ऐसा होता था कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी रोड पर कोई काम हो रहा है तो पूरे शहर की ट्रैफिक ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, और वो डेफिनेटली आप लोगों की वजह से है और उनके विजन की वजह से, और हम उस चीज़ को महसूस करें। अली ने और आपने जिक्र किया कि हाँ जुर्माने बढ़ाए गए हैं, लेकिन उसकी वजह से आएगा इसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैदा हुई है शहरियों में। अब हमें उतने ज़्यादा लोग बगैर हेलमेट के दिखाई नहीं देते, हमें तमाम लोग जो सिग्नल है उस पर रुके हुए दिखाई देते हैं, कोई वायलेशंस नहीं हो रही होती। तो ये तो एक किरदार अदा किया है डेफिनेटली आपने, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर मज़ीद जो आपने कहा कि एटीट्यूड वाला जो वो है वो भी हमें मिलकर ही ठीक करना पड़ेगा। तो अगर शहरी जो हैं वो ट्रैफिक वार्डन्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी कोऑपरेट करें रोड पर। जी बिल्कुल, ये इट्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ इन्फोर्समेंट जो है वो देखें ना, एक आप अगर मैं एक गलत तरीके से अपनी गाड़ी या मोटर बाइक चलाता हूँ तो मैं 100 हज़ारों लोगों की चीज़ों को ख़तरे में भी डालता हूँ और उनको मैं वो करता हूँ। इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स जो 3600 कुछ ट्रैफिक का स्टाफ है वो लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी की ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं कर सकता, जिसमें तकरीबन 60 लाख मोटर बाइक्स हैं और 10 लाख गाड़ियाँ हैं और 3 लाख चीज़ें। तो इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब तक हम सब लोगों के अंदर वो एहसास नहीं होगा कि हमने बहुत रिस्पॉन्सिबली अपनी जो भी व्हीकल है उसको रोड पे चलाना है, तब तक ये चीज़ नहीं होगी। और तब तक हम लोगों ने अपना एज अ रेगुलेटर, एज एन इन्फोर्सर एंड एज अ फैसिलिटेटर हमने अपना रोल जो है वो प्ले करना है इसके ऊपर, ऐसा है ट्रैफिक वार्डन ने इसके। लेकिन एक चीज़ जो मैं आई वुड लाइक टू ऐड कि हर एक शख्स में एक जो है ना वो क्या कह लें कि ये जहन में हमारे पाया जाता है कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको एक टारगेट दिया गया होता है, और इसको मैं चाहती हूँ कि आप क्लियरली एक्सप्लेन करें मेरे जैसे तमाम शहरियों के लिए कि कोई टारगेट होता है या इस बात में कोई सदाकत नहीं है। अपने लोग ये कहते हैं कि यार चलान हो गया, इनको टारगेट जो मिला हुआ है इन्होंने इतने चलान करने ही करने हैं, क्या ऐसा है या इस बात में कोई सदाकत नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल मैं आई विल नॉट एग्री टू दिस। आप ये देखें कि आपने जब ये लास्ट ईयर जब ये आपने इन्फोर्समेंट शुरू की, खुद ही आपने बात की हेलमेट्स की, हाँ। तो आप देखें अब आपको एटलीस्ट इन मॉडल रोड्स पे तकरीबन 99% लोग जो है वो नज़र आते हैं। बिल्कुल आपको लोग रेड लाइट जंप करते हुए नज़र नहीं आएंगे, आपको पिलियन राइडिंग जो है वो कम लगी। लेकिन अभी जिन चीज़ों पे थोड़ी इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है वो रॉन्ग यू टर्न्स है, ये लेफ़्ट मोस्ट लेन वाली वायलेशन है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं ताकि जो कंप्लायंस है वो इन्फोर्स ना की जाए, वो बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी कि जी अगर आप स्लो मूविंग ट्रैफिक है तो आप लेफ़्ट मोस्ट लेन में करेंगे। आपने मैडम बात की को इस टाइम लाहौर में कहीं पर जो नोटिफाइड है वो 55 कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पर काम हो रहा है, तामीराती काम, तो वो इंतज़ामिया के साथ साथ ट्रैफिक से भी NOC लेते हैं और उनकी जो हैवी ट्रैफिक आती है वो हमें बताती है कौन सी गाड़ियाँ हैं। और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हमारी एक और कैंपेन चल रही है
और ये जो एक्सकेवेशन साइट्स हैं जहाँ से मिट्टी या इस तरह का कंस्ट्रक्शन मटीरियल आता है उसको इट इज़ मैंडेटरी कि उसको कवर करके हैं। तो अगर तरपाल नहीं होता तो उन गाड़ियों को भी हम इम्पाउंड भी करते हैं, हम उनको चालान भी करते हैं ताकि लाहौर का AQI जो है वो बेहतर हो सके। जी बिल्कुल ठीक। तो शहराज साहब, वैसे तो ब्लैक शीप्स हर इदारे में मौजूद होते हैं, आपको उनको भी केटर करना पड़ता है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो अपनी लिमिटेशंस जो हैं उनको क्रॉस ना करें। और ऐसे देखने में भी आया कि कुछ रेगुलेशंस जो हैं इदारे की तरफ से नहीं होती हैं, लेकिन वो ख़ुद से इम्प्लीमेंट की जा रही होती हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे अनासर को भी कंट्रोल करने के लिए जी ये आपने बिल्कुल बात ठीक की। अनफॉर्चुनेटली ब्लैक शीप जिस तरह आपने कहा हर इदारे में होते हैं, लेकिन मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि पुलिस में जो अकाउंटेबिलिटी है इट इज़ वेरी रूथलेस। पंजाब पुलिस की करीब 2 लाख 2.5 लाख 2,15,000 के एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेंथ है, और लास्ट ईयर जो पनिशमेंट्स मिली गई हैं ऑफिसर्स को वो 65,000 है। तो आप देखें 1 out of every 3 इंडिविजुअल हैज़ बीन गिवन अ पनिशमेंट। मुझे आए हुए अभी 8 दिन हुए हैं और इसमें तकरीबन 15 बंदे सस्पेंड हो चुके हैं, चार्जशीट हो चुके हैं बिकॉज उनकी हमारी जो विजिलेंस की ब्रांच है उनकी से कोई रिपोर्ट आई थी। जिस तरह आपने बात की कि किसी के फैसिलिटेट कर रहे हैं या कोई जो रूल्स हैं उनसे डेविएट किया है तो उनको बिल्कुल इट इज़ रूथलेस हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है ना। और जब भी किसी को पता चल जाता है और उसको बिल्कुल वी होल्ड एम अकाउंटेबल नॉट ओनली डिपार्टमेंटली, और अगर कुछ ज़्यादा किसी ने किया हो तो फिर उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, पर्चे भी होते हैं उनके। अच्छा, और इसके लिए शहरी कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे पोर्टल के थ्रू और किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं? मैडम बहुत सारे पोर्टल्स हैं आपके। हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ की जा सकती है। एडिशनल IG कराची लाहौर जो है CCPO लाहौर की एक पोर्टल है, वहाँ पर आई साहब का एक पोर्टल है 7787, उस पर आप करें। और उसकी जो अच्छी बात है कि इट हैज़ अ टाइम लाइन कि अगर आपने कंप्लेंट की है तो उस कंप्लेंट को 4 डेज़ में 5 डेज़ में रिड्रेस होना है, एड्रेस होना है। और फिर उसके बाद उसकी हमारी भी पूछा जाता है हमसे कि जी आपके ये थी। तो इट इज़ स्पेशली अगर किसी की करप्शन की या हाई हैंडेडनेस की हो तो वो इट इज़ फ्लैग्ड। ये वैसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस पर ये अच्छी चीज़ है कि आपने क्लियर भी कर दी सबके लिए। सर लास्ट क्वेश्चन ये कि जिस कदर अभी लाहौर में गर्मी है और आगे हीट वेव का बोला जा रहा है, हमने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स देखे हैं रोड्स पर जो एक कुछ के टेम्प्रेरी जो है वो शेड्स लगाए गए हैं, तो वो उस तरह के केबिन्स क्या मज़ीद इन फ्यूचर हैं आपके प्लान में? ताकि क्योंकि हमारे जो वार्डन्स हैं डेफिनेटली इतनी गर्मी में इतनी लंबी शिफ्ट्स के लिए वो जब काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ जाकर सांस लें या पानी जो है वो पी सकें। एक तो ये, और दूसरा ये कि व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स? जी ऑफ कोर्स आप अगर कभी रोड पे खड़े हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि रोड पे गर्मी में खड़ा होना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसके अलावा इतनी नॉइज़, इतने आपने ये जो ब्रीथ करना है, तो हम इंश्योर करते हैं अभी कोई अम्ब्रेलाज दी गए हैं, कोई कैबन्स बने हैं, उनको जो है वो इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स दे रहे हैं ताकि वो एटलीस्ट अपने पानी का करें। उसके अलावा हमारे पास एक हमारी ऑफिशियल व्हीकल है जो चल के इनको पानी पहुंचाती रहती है। लेकिन ये जो आपने बात की इसमें बहुत सारा काम होने वाला है ताकि हमारा जो वार्डन है वो एक तो महफूज रहे रोड के, बिकॉज बिल्कुल रोड के बीच में होता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो लोग रैश नेग्लिजेंटली गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। तो उनको महफूज भी बनाना है और गर्मी से और धूप से जितना कदर है हम उनको बचा सकते हैं उनको करना, बिल्कुल बचाना चाहिए। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और ख़ास करके PSL का फाइनल था कल, आप रात 2 बजे तक वहाँ इंगेज रहे हैं और सुबह आपकी कमिटमेंट शानदार है कि आप हमारे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। और जनाब जैसा कि शराजी साहब भी जिक्र कर रहे हैं CTO लाहौर कह रहे हैं कि कानून की अमलदारी यकीनी बनाएं और जो बाकी वार्डन्स हैं वो भी आपका साथ देंगे। तो जनाब इंश्योर कीजिए, और अगर आपको नज़र आए कि कोई वार्डन सख्त गर्मी में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ शिकायतों के शेर बनने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मदद भी कीजिए। उनकी ज़रूरत उनको भी है, वो भी उसी तरह से इंसान है जैसे आप, उनको गर्मी महसूस होती है उसी तरह से जिस तरह से आपको महसूस होती है, तो उनका भी ख्याल रखें। ब्रेक के बाद आ सकेंगे।
वेलकम बैक। पाकिस्तान की टेनिस तारीख में एक और सुनहरा बाब जुड़ गया है। पाकिस्तान के उभरते हुए टेनिस स्टार मोहम्मद शुएब ने 20 साल बाद तारीख रकम कर दी है और आप जानते ही हैं टेनिस प्लेयर मोहम्मद शुएब ने ITF मेंस फ्यूचर्स का टाइटल अपने नाम किया है। वो गुज़िश्ता 20 वर्षों में ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे कबल ये एजाज़ लेजेंड इसामुल हक और अकील खान के पास था, जबकि मोहम्मद शुएब ये एजाज़ हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुएब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शुएब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें बताएं कि कितना बड़ा ख्वाब है आपका जो पूरा हुआ, इस वक्त क्या जज्बात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो है ना मैं तीसरा जो पाकिस्तानी बना और 20 साल बाद जाके ITF टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए। तो ये जो है ना बहुत खुशी की बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे फैमिली के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है और हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। आपने कब से ये डिसाइड किया कि टेनिस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है? मेरा बेसिकली जो है ना फैमिली में भाई और मामू खेलते थे, तो उनको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था। वो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स तो नहीं थे, बट मेरा एक ड्रीम था और ख्वाब था कि मैं नेशनल इंटरनेशनल और पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारे टूर्नामेंट जीतूँ और पाकिस्तान के लिए खेलूँ। ज़बरदस्त। और आपने अपना ख्वाब भी पूरा किया और आपने कौम का नाम भी रोशन किया 20 बरस के बाद। मैं दोबारा यही कहूँगी कि आप जो है तीसरे पाकिस्तानी बने हैं जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है और 2 लेजेंड्स की सफ़ में आप ऑलरेडी खड़े हो गए हैं। ये ज़बरदस्त किस्म का एजाज़ आपको मिला है। आगे की क्या इरादे हैं आपके? जी जैसे कि अभी जो है हम रिसेंटली अभी मैं सेनेगल के टीम में जो है इसाम वकील के साथ एक टीम मेट था। तो यही है कि वो जो लेजेंड्स हैं हम उन्हीं से सीख रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे हम जा रहे हैं। और यही है कि वो लोग जैसे इसाम भी हमारे जो है अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी सारा टेनिस पे वो काम कर रहे हैं, हमारे लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। तो यही है कि गोल उन लोगों ने सेट किया है और हमारा काम है कि इंशाल्लाह हार्ड वर्क करना और गोल यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है ना पूरी दुनिया में इंशाल्लाह रोशन करें। अच्छा शुएब, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। सेमीफाइनल की अगर बात करें तो जो चीन के मेंग थे उनको आपने एकतरफा मुकाबले में हराया और बहुत ही जो है एक हमें दिखाई दिया कि ज़बरदस्त मैच हुआ होम ग्राउंड पर। कैसा फील था, किस तरह से आपने उनको शिकस्त दी? जी वो अभी आई थिंक रिसेंटली उसकी ATP पॉइंट भी है और जूनियर अंडर 18 में आई थिंक वो टॉप 100 में। तो मुझे मतलब कि इतना तो नहीं था, मुझे था कि टफ मैचेस है, लेकिन होम ग्राउंड का और कोर्ट सरफेस का, वेदर का, ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगा था कि मुझे एडवांटेज है। तो उस चीज़ पे मैं बस जो है ना काम कर रहा था और अल्लाह का जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो वेदर कंडीशन था और जो कोर्ट कंडीशन जो भी वो जो है मेरे साइड पे आ गया। राइट। अच्छा शुएब बताएं कि टेनिस में भी डेफिनेटली दूसरे खेलों की तरह कुछ टेक्निक्स होंगी, आपकी कुछ खास टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और करते हुए ही आपने ये इतना बड़ा टाइटल भी जीत लिया? जी जैसे कि पूरी दुनिया में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ खेलते हैं, मतलब कि उनका जो फोरहैंड होते हैं वो सिंगल हैंड खेलते हैं और बैक हैंड मोस्ट प्रोबेबली डबल हैंड खेलते हैं, लेकिन मैं फोरहैंड बैक हैंड दोनों डबल हैंड खेल रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ का भी मुझे जो है थोड़ा सा एडवांटेज है कि जो प्लेयर्स बाहर से आते हैं या बाहर खेल रहे होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सिंगल हैंड के खिलाफ खेलते हैं, तो डबल हैंड के खिलाफ उनके लिए खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। राइट। तो शुएब इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है टेनिस में? कुछ टाइम पहले तो मतलब जब इसाम भी वकील भी थे बहुत हमारी टेनिस जो है बहुत पीक पे थी, लेकिन मतलब कि अभी आप ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अभी दोबारा हम पीक पे जा रहे हैं जब से इसाम भी प्रेसिडेंट बने, क्योंकि हमारे टूर्नामेंट ज़्यादा हो रहे हैं और हमारे मुल्क में जाके पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वापस आ गए हैं। कुछ टाइम पहले 5-6 साल पहले इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी टेनिस की जो वैल्यू थी वो बहुत नीचे गिर गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से इसाम भी आए तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमारे पास इतने ज़्यादा हो गए कि वो जो है ना हम वापस से इंशाल्लाह अपने पीक पे आ गए हैं। अच्छा शुएब, ये कितना खुशाइंद है जब से इसाम ने ओहदा संभाला है उस वक्त से अब तक, जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं, इन फ्यूचर भी वो यही इरादे रखते हैं, तो कितनी अच्छी चीज़ है कि एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा ख़र्चा करके स्पेंड करके कोई एक इंटरनेशनल जो मैच है वो खेलने को मिलता था और अब ऐसा नहीं होगा, वो अपने होम ग्राउंड पर ही इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है।
ये हमारे लिए तो काफ़ी मतलब कि एडवांटेज इसी चीज़ के जब से साम भी आए, क्योंकि वो तो प्लेयर था, पहले खुद वो खेलते रहे, तो उनको पता है कि प्लेयर जो है ना किस मुश्किलात का सामना करते हैं, और सब उसने फेस भी किया है। तो उस चीज़ का हमें काफ़ी एडवांटेज है जब से साम भी बने हुए हैं। तो वो जो भी वो सोच रहे होते हैं या जो भी वो काम कर रहे होते हैं, वो मतलब कि अब एज अ प्रेसिडेंट वो काम नहीं कर रहा होता, वो काम कर रहे होते एज अ प्लेयर। तो उस चीज़ पे, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पहले नहीं होते थे, जिसकी वजह से जब हम बाहर जाते थे तो हमें जो है ना लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, और फिर भी हमारे पॉइंट्स नहीं बनते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होम ग्राउंड में, हमारे जो है होम में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और हम जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे और पॉइंट्स बना रहे हैं। राइट, तो एहसाम की सरपरस्ती है, आप मौजूद हैं, दीगर टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त खेल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब कि टैलेंट है पाकिस्तान में। सिर्फ मेंस में नहीं, हमारे अंडर 12 और 14, 16, अंडर 18 में हमारे पास अभी हमारे रिसेंटली 3 ITF जूनियर हुए थे इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि तीनों पाकिस्तान ने जीते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत मतलब कि वो हमें प्राउड फील होता है कि हमेशा जब भी हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराते हैं तो कोई बाहर का इंटरनेशनल प्लेयर नहीं जीतता, एंड ऑफ द डे हमारा पाकिस्तान ही जीत रहा होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास इतने स्पॉन्सर्स नहीं है, इतना हम टेनिस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि बाहर खेले उसके लिए। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से साम भी आए हुए हैं तो वो टूर्नामेंट्स इधर आ गए हैं, तो हम अपना पीक और अपना बेस्ट दे रहे हैं। राइट अच्छा शुएब, जिस यंग टैलेंट की आपने बात की, जो डेफिनेटली है साम के भी फैंस हैं, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस आपकी जा रही है आपके भी फैंस हैं, उनके लिए क्या मशवरा है, उनको क्या सजेस्ट करेंगे जो इस तरफ आना चाहते हैं और प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं? मैं तो सबको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी जब तक साम भी प्रेसिडेंट है, आप लोग सारे आएँ, केले साम भी को देखें, मुझे देखें, कील भाई को, सबको देखें, हमसे इंस्पायर हो। क्योंकि कुछ टाइम पहले ये होता था कि जब आप हार्ड वर्क करते थे, समटाइम्स आपको फील होता था कि आपको जो है ना उसका सिला नहीं मिल रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से साम भी आए हुए हैं, तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो साम भाई आपको उसका सिला अल्लाह की तरफ से होता है, और साम भाई की तरफ से होता है कि वो आपको मतलब कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, अभी मुझे टूनिशिया में कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खिलाए थे। तो अपने जूनियर्स को यही मशवरा दूंगा कि आप आएँ केले, और अपना जो आप मेहनत कर रहे हो और आप में जो टैलेंट है वो आके इधर शो कराएँ। बिल्कुल, मैसेज तो आपका जूनियर्स को पहुंच ही गया है और इससे वो फ़ायदा भी उठाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कोई अपना वाक़या शेयर कर सकते हैं कि किसी मैच में आपको बड़ी मुश्किल दरपेश आई हो जो आपने फिर उस पर काबू पाया हो? जी ज़रूर, कल के मैच का फाइनल का मैं बता सकता हूँ कि पहला सेट जब मैच जीता तो दूसरे सेट में 4 ऑल पे ड्यूस था, जो मैंने एक डबल फोल्ड मारा, और एक डबल फोल्ड की वजह से मैं पूरा सेट हार गया था। तो मुझे यही लग रहा था कि ये जो है ना अब मैच थोड़ा सा टफ होगा। अब वो जो मेरे पास मोमेंटम बन गया था, वो मोमेंटम मैंने खुद जाने दिया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि थर्ड सेट में जाके मैंने फिर उसका अर्ली जो है सर्व ब्रेक किया, और फिर मैं ट्राई कर रहा था कि जो मोमेंटम बना हुआ इसी को जो है ना मैं बरकरार रखूँ, इसको मैं टूटने ना दूँ। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शुएब, हमारे साथ मौजूद थे, अपना सफ़र हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। लाजिम है कि बैनुल-अक़वामी अमूर जो इस वक्त चल रहे हैं उन पर भी एक नज़र डाली जाए, और जैसा कि हमारे कुछ हमसाया मुल्क हैं वो तनकीद करने से बात नहीं आते और कहते रहते हैं कि आप इस वक्त मुज़ाकरात कराने में नाकाम रहे हैं। तो जनाब देखिए, अभी भी अपडेट्स जो आ रही हैं उसमें आप देखिए जंगबंदी भी बरकरार है, मुज़ाकरात भी हमारे ही थ्रू हो रहे हैं, और अब अबनाए हुर्मुज़ पर भी बातचीत जो है उसमें भी ब्रेक थ्रू मिलने लगा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अमरीका पीर से अबनाए हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज़ों को निकालने के लिए अमली इकदाम शुरू करेगा, जिसके लिए उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और सदर ट्रंप ने तिजारती जहाज़ों को अबनाए हुर्मुज़ से निकालने के लिए इस अमल को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया है, और कहा है कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने यह कहा कि अबनाए में मौजूद कई जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत को संगीन खतरात लाहक है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने भी कुछ कहा है। ईरानी मीडिया को यह बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया है। ईरान अमेरिकी जवाब का जायज़ा ले रहा है और 14 निकाती मनसूबा सिर्फ जंग के खात्मे से मुतल्लिक है। इस मरहले पर जौहरी मुज़ाकरात ज़ेर गौर नहीं हैं।
ये अब तक की अपडेट थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि वन लिंक कंपनी ने वन एकेडमी इनिशिएटिव लिया है जो लोगों और इदारों को डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एजुकेट करने में हेल्प आउट कर रहा है। इसी इनिशिएटिव के तहत ट्रिब्यून पॉडकास्ट की 30वीं एपिसोड वन लिंक के इश्तराक से जो पेश की गई और एक्सप्रेस न्यूज़ पर गुज़िश्ता रात नशर भी हुई। इस एपिसोड में कीनू से साद नियाजी और वन लिंक से शाइस्ता अब्दुल्ला ने शिरकत की थी और इस एपिसोड का जो मौजू था, जो टॉपिक था, वो कैशलेस मईशत में सार्फिन का एतमाद कायम करना था। इसमें यह भी ज़ेर बहस आया कि पाकिस्तान की मईशत अब भी नकदी पर इतना ज़्यादा क्यों इन्हिसार करती है और हम इस मामले में क्यों पीछे रह गए। दोनों माहिरीन ने इस बात की वजाहत भी की कि इस मसले का हल कहाँ मौजूद है। ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा जो कि वन लिंक, पेपाक और एक्सप्रेस न्यूज़ के सोशल मीडिया चैनल्स पर दस्तयाब है क्योंकि ये मालियाती आगाही के लिए नहायत मुफीद है। इसी पर हम लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आगाज़ में मौसम का जिक्र किया हमने, कहा ज़रा तफसील से बात कर ही लें कि मौसम कैसा रहने वाला है मुल्क भर में आइंदा जो हफ्ता है उसके अंदर, क्योंकि लाहौर में तो अच्छा मौसम हो गया, कल रात की बारिश के बाद कुछ खुशगवार मौसम रहा, लेकिन बाकी जो दीगर शहर हैं वहाँ की क्या सूरत हाल रहनी है, इस पर बात करते हैं। जनाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान वेग साहब, डायरेक्टर है महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लाहौर की तरफ भी हम आते हैं, लेकिन हमें ये बताइएगा कि कराची और सिंध वालों के लिए क्या खबर है, क्या वहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा या फिर जोर टूटेगा गर्मी का? देखिए, अभी तो जो दिन है आज भी कराची में जो है वो मौसम गर्म रहेगा, शदीद गर्म होगा, 41-42 टेम्परेचर तक जाने के चांसेस हैं। जबकि जो आज के बाद कल से जो है ना ये टेम्परेचर में थोड़ी सारी कमी आना शुरू होगी और उसके बाद अगले आने वाले चंद रोज़ जो होंगे कराची में जो है वो टेम्परेचर बेहतर रहेगा जी। अच्छा, तो इरफान साहब लाहौर की क्या सूरत हाल रहेगी? यहाँ पर तो जो है हमें बारिशें भी दिखाई दे रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अभी भी सिस्टम मौजूद है। देखिए, ये वाला सिलसिला जो है अगले 24 घंटे तक जो है ना जो पंजाब के जो बलाई इलाके हैं जिसमें गुजरांवाला, सरगोदा, इसके गिरदनवा के इलाके, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, हाफजाबाद के इलाके, इसके अलावा जो सियालकोट और इसके गिरदनवा के इलाके होंगे, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में बाज़ इलाकों में आंधी और बाज़ इलाकों में बारिश एक्सपेक्टेड है और चंद मुकामात पर इसमें यालाबारी भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अभी ये बन चुका है ये वेदर और ये अगले चंद घंटे तक जो है ना ये वेदर जो है ना वो बारिश भी करेगा, बाज़ इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं और इसमें तेज़ हवाएं भी हैं जी। ठीक है। और सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, क्या इस सिस्टम के बाद भी कोई नया सिस्टम ऐसा है जो दाखिल होगा मुल्क भर में और बारिशें बरसाएगा या फिर गर्मी का जोर होगा? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये जो मई का महीना होता है इसमें गर्मी ही होती है, लेकिन कुदरत ने ये मेहरबानी की कि जो शुमाली पार्ट है पाकिस्तान का, बलाई हिस्से जो है वहाँ पर बारिश हुई, आंधी शांधी चली और जिससे टेम्परेचर जो है ना वो कुछ बेहतर हो गया। और लेकिन ये किसानों के लिए बेहतर नहीं है, ख़ास तौर पे जो गंदम की कटाई कर रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है। तो होपफुली ये जैसे ये सिस्टम गुजर जाएगा उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद एक ड्राई पीरियड होगा, उस ड्राई पीरियड में हीटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। आपको जैसे ये कल सिस्टम गुजर जाएगा उसके 6, 7, 8, 9 और 10 तारीख तक जो है ना वो शदीद जो है ना वो गर्मी पड़ेगी और बाज़ इलाकों में पारा जो है ख़ास तौर पे जो है ना वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो नीचे इलाके होंगे, जनूबी इलाके, 45 से 50 के दरमियान में रहने के चांसेस। अच्छा इरफान साहब, ये लानीना की जो बातें बताई जा रही हैं कि सुपर लानीना होगा इस बार और जो गर्मी की शिद्दत है वो इससे पहले देखने को नहीं मिलेगी, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, ये जो सुपर अलीनो की बात करते हैं या अलीनो, बेसिकली सुपर अलीनो की कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO यूज़ नहीं करता। तो अलगरज अलीनो की एक कैफियत है जो अलीनो अभी डेवलप नहीं हुआ, ये डेवलप हो जाएगा मई के मिड में या मई के आखिर में। तो आने वाले वक्त में ये जो मॉडल्स हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मानसून में ये अलीनो स्ट्रॉन्ग अलीनो हो जाएगा। अब इसके असरात, अलीनो बजाते खुद कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो मूव करके आके बारिश करता है। बेसिकली ये
ओशन की कैफियत होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर को मुतासर करती है। तो वो जब मुतासर करती है तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो है मानसून में बारिशें सप्रेस होती हैं, जब वो बन जाएगा, अभी वो डेवलप नहीं हुआ। जी। अच्छा, और डेवलप होता है तो उसके बाद की क्या हालात होंगे? ईद कमोबेश बनेगी, अगर आपने मई के एंड में कहा, तो ईद तो फिर क्या खासी गर्म गुजरने वाली है हमारी? देखिए, ईद पे भी गर्मी होगी, जो है ना, लग ऐसे ही रहा है कि अगर कोई ऐसा बारिश वाला सिलसिला आ गया तो उसमें हो सकता है थोड़ी सारी कमी हो जाए। अदरवाइज जो मई का महीना होता है ये शदीद गर्म मौसम होता है पाकिस्तान में, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सीजन ईद के दिन होंगे वहां पर भी गर्मी होगी। तो ये फोरकास्ट क्या है? मॉनसून भी अर्ली ही आएगा जिस तरह लास्ट ईयर आया था? देखिए, मानसून जो है, जो नॉर्मली आ जाता है मानसून जुलाई के फर्स्ट वीक में, ये +- 1 वीक होता है। बाज़ औक़ात ये जून के बिल्कुल आखिर में यकम जुलाई को होता है, बाज़ औक़ात ये यकम जुलाई के बाद आता है, ठीक है। और उससे पहले जो होता है प्री मानसून की बारिश जो है ना, 15 जून से जो 30 जून के दरमियान में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। उसके बाद जो होगा वो मानसून है। राइट, बहुत शुक्रिया। इरफान रेक्सा हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल को हम डिस्कस कर रहे थे। फिलहाल गर्मी रहने वाली है, इसकी तैयारी आप पकड़ें, और आगे जो हीट वेव है उसके अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। शदीद किस्म की गर्मी हो सकती है, पारा जो है वो बता रहे थे कि 50 तक जा सकता है, तो अपनी अपनी तैयारी जो है वो करके रखें और हाइड्रेटेड रहें। अभी भी गर्मी जो है वो काफ़ी है। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।